एपिसोड 311। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि आयुष और रूहानी अर्थ को किडनैप कर अपने अड्डे पर ले जाती हैं। ये बात जब अर्थ के घर वालों को पता चलता है तो राजश्री बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और वह अपने सभी बच्चों को इसके बारे में बताती हैं। फिर वह लोग अर्थ के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है उसे किया ने किडनैप करवाया है। अब आगे किया के विला से सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजश्री जी अंदर आती हैं, वह किया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बच्चा आज बहुत ज्यादा भागमदौड़ हो गई है और तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसलिए जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, अब सुबह मिलते हैं। किया भी उनकी बातों को मानकर हाँ बोल अपने कमरे में चली जाती है। अक्षत, अमन और मयंक ये लोग भी एक दूसरे से गुड नाइट बोल अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब सुबह जैसे ही ये लोग अपने कमरे में जाते हैं, तभी अर्थ की एंट्री होती है। अर्थ जब हाल में पहुंचता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर अर्थ का चेहरा लटक जाता है। क्या वह लोग उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे थे? क्या वह लोग उसे बिना बातें किए ही चले गए? वह अभी अभी किडनैप होकर आया है, पर उसकी तो किसी को परवाह ही नहीं है। इतना बोल अर्थ अपना सर झटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब वह बाहर आता है तो अपने ड्रेस चेंज करने जाता है। जैसे ही वह ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होता है तो अपना चेहरा देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि आयुषी और रूहानी ने उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया था। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थी, आंखों के चारों ओर लाल घेरा बना हुआ था। उसका चेहरा भी सूजा हुआ था, दोनों गालों पर सूजन आ चुकी थी, चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। ये सब देखकर वह तो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसे इस वक्त उन दोनों लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलता है, जंगली बिल्ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया है। आज तक कभी किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन पहली बार ऐसा है कि किसी लड़की ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा हो। समझ नहीं आता कि क्या खाकर पैदा हुई हो, इंसान हो या पत्थर हो। तुम्हारी ट्रेनिंग किसने की होगी? जरूर वह कोई बहुत बड़ा डेविल होगा, तभी तो इस तरह से तुम लोगों को तैयार किया है। कितनी ज्यादा खतरनाक है ये लड़कियां। ये सोचते हुए वह अपने बेड पर आकर लेट जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने किया का चेहरा घूम जाता है। तुरंत वह अपनी आंखें खोल लेता है। सामने सीलिंग को देखते हुए वह सोच रहा था, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरी बहन कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम है, और वह कोई साधारण सी इंसान नहीं है। वह अमेरिकन एजेंसी की खुफिया एजेंट है और वह डॉक्टर केआर है, दुनिया का वह सबसे बड़ा नाम, जिसे जानने और उसकी हेल्प लेने के लिए लोग पता नहीं कितने करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। उसकी एक झलक आज तक किसी ने नहीं देखा है और उसके साथ काम करने वाले लोग कितने लायल हैं जो आज तक कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया है। सच में वह कितनी अमेजिंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह मेरी बहन है। उसे अच्छे से याद था, एक बार उसके दोस्त को पॉइजन दिया गया था, वह दुश्मनों के हाथ लग गया था, उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। कंडीशन ऐसी थी कि सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, यहाँ तक कि अमेरिकन आर्मी ने भी जवाब दे दिया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त किसी ने डॉक्टर केआर के बारे में बताया था। वह पहली बार था जब उन लोगों को इतनी मुसीबत का सामना पड़ा था। मात्र एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए उन लोगों ने कई दिनों तक दिन और रात एक कर दिया था। इस डॉक्टर को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी आर्मी लग गई थी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चला और अंत में एक दिन अचानक से वह अपने आप सबके सामने आ गई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कैसी दिखती है। बस वह सीक्रेट तरीके से आई और उसका इलाज करके चली गई।
सब बस इतना ही जानते हैं कि इसका इलाज डॉक्टर केआर ने किया और आज वह जिंदा सही सलामत है। मुझे नहीं पता था वह मेरी बहन है, लेकिन वह आज से 3 साल पहले की बात है। तब वह कितनी छोटी रही होगी। अभी देखने में तो उसकी उम्र 16-17 साल की लगती है। अगर 3 साल पहले देखा जाए तो वह 14 साल की रही होगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा आश्चर्य था। क्या वह 14 साल की उम्र में एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जो दुनिया के आगे एक मिसाल थी? वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई किस उम्र में की होगी। क्या वह पैदा होते ही डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी थी? क्या वह 1 साल की होते मेडिकल की क्लास लेना शुरू कर दी थी? समझ नहीं आ रहा था। जिस मकाम पर वह थी, उसे पहुंचने में बड़े बड़े डॉक्टर के 50-60 वर्ष तो लग ही जाते हैं। फिर भी वह आज तक उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर यह इतनी छोटी सी उम्र में कैसे इतनी ज्यादा सक्सेस हो गई? कितना संघर्ष किया होगा इसने? क्या ये सोती भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है डॉक्टर केआर बनने के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी। यह कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसे महज यूं ही 4 से 10 घंटों की क्लास लेकर पूरी की जा सके। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे पाने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अमायरा की याद आती है, और जैसे ही उसे अमायरा की याद आती है, गुस्से में उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। उस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़काने की? वह कितने आराम से मुझे भड़काती रही। मॉम डैड ने भी मुझे कितना समझाया, यहाँ तक कि लुकास भी मुझे बार बार बोल रहा था, जबकि वह भी एक बार भी मेरी सिस्टर से नहीं मिला था। लेकिन उसे भी उस पर विश्वास था। और मैं कैसा भाई था जिसे एक बार के लिए भी अपनी बहन पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे तो खुद से नफरत हो रही है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, अपने व्यवहार के लिए जो उसने अपनी बहन के प्रति दिखाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसे याद आता है, उसकी माँ ने कितनी बार बोला था, आओ और आकर अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर से मिलो और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लाना जो उसके लेवल का हो, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर कोई आम लड़की नहीं है, वह बहुत खास है। काश उस वक्त अपनी माँ की बातों को मैंने ध्यान से सुना होता तो आज इतना बड़ा रायता ना फैलाता। समझ नहीं आ रहा है मैं कल कैसे उससे नजरें मिलाऊंगा, पर मुझे उससे माफी तो मांगनी ही होगी, वरना मेरी सिस्टर कभी मुझसे बात नहीं करेगी, वह कभी मुझे माफ नहीं करेगी। वैसे भी मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। और फिर उसे अचानक से याद आता है कैसे उसने धोखे से उसे पर वार किया था। ये याद आते ही उसका दिल जोर से धड़क उठता है। अब जाकर उसके दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसके अटैक करते ही उसकी बहन के हाथ जख्मी हो गए थे और उससे बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था। फिर भी उसकी बहन ने उसका डटकर मुकाबला किया। एक बार के लिए भी उसके हाथ नहीं कांपे थे। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसका हाथ अपनी जगह से हिल पाता। उसने बहुत गहरा जख्म दिया था। ये सोचते ही उसका दिल भर जाता है। वह कैसे अपनी बहन से नजरें मिला पाएगा? उसने अपनी बहन को अनजाने में ही बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे सच में इस वक्त लग रहा था कि वह जाए कहीं डूब कर मर जाए। वह कैसा भाई है जहां उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वहीं वह अपनी बहन को जख्म दे रहा था। पूरी रात अर्थ ठीक से सो नहीं पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसके आंखों में इस वक्त किया का बहुत ही मासूम सा चेहरा घूम रहा था और अपने किए वह सारे कांड याद आ रहे थे जो उसने किया के साथ किया था। इस तरह कार रेस में उसका जख्मी होना और किया का उसे बचाना।
हर बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने एहसान उसके ऊपर है। पता नहीं किया ने उसके ऊपर कितना ज्यादा एहसान किया है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसी की अमानत थी। वरना आज वह यहाँ जिंदा ना रहता। जिस वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, उस वक्त उसने पूरी तरह से सोच लिया था कि यह आज उसका अंतिम दिन है। फिर अचानक से फरिश्ता बनकर वह उसके सामने आती है और महज कुछ सेकंड में वह उसे बचाकर चली जाती है। सच में वह बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसे अमायरा की कही बात याद आती है। वह घर पर कभी नहीं रहती, दिन रात पार्टी करती रहती है। वह अपने घटिया दोस्तों के साथ घूमती रहती है। तरह तरह की बातें अब उसके कानों में गूंजने लगती है। गुस्से से उसकी मुट्ठी कस जाती है। वह कैसे उसके बारे में ऐसा बोल सकती है? हाँ, वह घर पे नहीं रहती होगी क्योंकि उसके पास इतना सारा काम होता है। वह घर पे कैसे रहेगी? मुझे पता है, एक सीक्रेट एजेंट के पास हमेशा कोई ना कोई मिशन होता है जिसे पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके पास भी जरूर ऐसे मिशन होते होंगे जो बहुत ही ज्यादा कठिन और कॉम्प्लिकेट होते होंगे, जिसे कोई नहीं सॉल्व कर पाता होगा। वही मिशन उसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता होगा। जिस तरह चीफ उसकी तारीफ कर रहे थे, अब मुझे भरोसा हो गया है कि वह क्यों कर रहे थे। इस तरह वह सारी रात उसके बारे में सोता रहता है। एक पल भी उसकी आंखों में नींद नहीं आता। दूसरी सुबह सुबह सभी फ्रेश हो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अभी 8:30 हो रहे थे। सबको ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम पर निकलना था, इसलिए एक एक कर सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राजश्री जी भी ब्रेकफास्ट तैयार कर चुकी थी। वह जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि जब भी किया घर पर होती थी तो राजश्री जी अपनी बच्ची के लिए खुद ही खाना बनाया करती थी। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि उनके हाथों का बनाया खाना क्या खाए। वह अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सभी लोग अब तक आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। रात को लुकास, जो कि शहर से बाहर काम की वजह से गया था, वह भी लौट चुका था। उसे इस वक्त नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था। वह भी आकर बैठ जाता है। अभी तक अर्थ नहीं आया था। तभी लुकास बोलता है, टेबल पर इतनी शांति क्यों छाई हुई है? तो विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई, आप नहीं थे तो यहाँ बहुत कुछ हो गया। उसकी बातों को सुनकर लुकास बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो वह बोलता है, अरे भाई शांत रहो, बाद में बताऊंगा। पर लुकास उसे जिद करने लगता है। कहता है, नहीं, मुझे बताओ वरना मेरे गले के नीचे निवाला नहीं जाएगा। लुकास उसे ध्यान से देख रहा था। वही विवान उसकी ओर देखता है, मानो कह रहा हो, भाई आप कब से ऐसे हो गए हैं? तो लुकास उसके तरफ बेचारा सा मुंह बना लेता है। तब विवान उसे शॉर्ट में सारी बात समझाता है। जैसे ही लुकास को ये पता चलता है कि अर्थ को किया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो उसके हाथों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है, अरे चलो ये तो अच्छी बात है। अर्थ को सिस्टर के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब उसे जलाने में बहुत मजा आएगा। तभी विवान बोलता है, मैं आपकी बात नहीं समझा। तब लुकास विवान के कानों में धीरे से कुछ बताने लगता है। जैसे जैसे वह बता रहा था, विवान के होठों की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। वहीं उन लोगों को इस तरह बात करते देखकर बगल में बैठा अमन उनसे पूछता है, तुम लोग इस तरह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह क्या कान्हा फूंसी कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर लुकास थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वह आश्चर्य से अमन की ओर देखता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, अमन तुम ये क्या बोल रहे हो? विवान मेरा छोटा भाई है। तब अमन मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे यार, मेरी बातों को सीरियस क्यों ले लिए? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर लुकास शांत हो जाता है।
उसे इस तरह करता देख अमन को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह अपनी हंसी को दबा लेता है। तब अमन पूछता है कि आखिर में तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? किसकी लंका लगाने का प्लान बन रहा है? तो लुकास मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे और किसकी? मेरे डेविल बॉस की। उसकी बातों को सुनकर अमन मुस्कुराने लगता है तो वह बोलता है, वैसे क्या प्लान बन रहा था? तब लुकास उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर अमन को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। वह कहता है, ठीक है, तब मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा अर्थ भाई को परेशान करके। वैसे भी उन्होंने सिस्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो अब उनकी बारी। वहीं अब अमन और लुकास को इस तरह कानाफूसी करता देखकर मयंक उनसे पूछता है, तुम दोनों इस तरह क्या सीक्रेट बातें कर रहे हो? मयंक की बातों को सुनकर अमन और लुकास एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूछ रहे थे, क्या हमें इन्हें बताना चाहिए? क्या ये हमारे प्लान में शामिल होंगे? उन दोनों को इस तरह खामोश देखकर मयंक बोलता है, तुम लोग इतने शांत क्यों हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तब अमन उसे बताता है कि वह लोग क्या प्लान बना रहे हैं। उसके प्लान को सुनकर मयंक भी खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। यानी यार अजीब बात है, देखो कैसे सभी ने टीम बना ली। बेचारा अर्थ अब अकेला ही रह गया। वो सब अब पूरी तरह से अपना सारा प्लान एक दूसरे को बताते हैं। फिर तभी थोड़ी देर में उनकी नजर अर्थ पर पड़ती है जो अपने कमरे से आ रहा था। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था आने का, क्योंकि वह कैसे किया से नजरें मिलाएगा। यही सोचकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर राजश्री जी ने एक सर्वेंट भेजकर उसे आने को कहा था। जैसे ही सर्वेंट अर्थ के कमरे में जाती है तो वह बोलती है, बड़े बाबा आपको मैडम ने बुलाया है। तो अर्थ बोलता है कि मेरा मन आज ब्रेकफास्ट करने का नहीं है, जाके मॉम से बता दो। तब वह सर्वेंट बोलती है, बड़े बाबा उन्होंने कहा है कोई बहाना नहीं चलेगा, शांति से नीचे आकर ब्रेकफास्ट करो। सर्वेंट की बातों को सुनकर अर्थ समझ जाता है कि उसकी माँ समझ चुकी थी कि वह क्यों नहीं आना चाहता। अब उसकी मजबूरी थी कि उसे आना ही पड़ेगा। वह बहुत ज्यादा हिम्मत इकट्ठा कर अब अपने रूम से बाहर निकलता है और आता है। वह सामने देखता है कि सभी लोग बैठकर वहां हंसी मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। वहीं किया शांति से बैठी थी। उसकी नजर जैसे ही किया पर जाती है, उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। किया बिल्कुल शांत थी, उसकी नजरें नीचे थी। वह इस समय बिल्कुल किसी मूर्तिकार के मूर्ति की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई एंजल हो। किसी मूर्तिकार ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ तराश कर वहां लाकर रख दिया है। उसकी तो पलकें ही नहीं झपक रही थी। अपनी बहन को देखते वक्त उसे नहीं पता था उस मास्क के पीछे कितना खूबसूरत चेहरा था। आज जब वह देख रहा था तो उसकी इच्छा ही नहीं हो रही थी उस पर से नजरें हटाने की। अगर उसे इस तरह पूरी जिंदगी देखना पड़े तो वह इसी तरह देखता रहेगा, पर फिर भी वह सामने के उस नज़ारे से बोर नहीं होगा जहां उसकी बहन हो। सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मासूम। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उससे ज्यादा मासूम तो दुनिया में कोई ना हो। लेकिन उसे पता था उसकी बहन इतनी ज्यादा मासूम भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी वह एक लड़की है और मासूमियत तो उसकी पहचान है। अर्थ के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त उसकी नजरें किया पर टिकी हुई थी। वही किया को भी महसूस हो गया था कोई उसे बहुत ही शिद्दत से निहार रहा है। लेकिन किया अपनी नजरें उठाकर एक बार भी नहीं देखती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसके सारे भाई यहाँ मौजूद है, तो उसे देखने वाला कौन होगा। बिल्कुल भी उससे बात करने के मूड में नहीं थी कि आखिर में उसने कितनी ज्यादा इंसल्ट की थी। किया के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था।
वह उसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करने वाली है। वह बड़ा भाई है तो क्या हुआ? क्या उसका फर्ज नहीं बनता था अपनी बहन से मिलने आने का? इतने सालों बाद उसकी सिस्टर घर आई थी। उसके सभी भाई उससे मिलने आए और उसके साथ एक अच्छा टाइम भी बिताया। लेकिन क्या इस भाई का फर्ज नहीं था? ये कैसे इस रघुवंशी फैमिली की जिम्मेदारी उठाएगा? वह घर का सबसे बड़ा भाई है और उसके अंदर इतनी ज्यादा इनमेच्योरिटी देखकर किया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आखिर में उनका इतना बड़ा खानदान था और उसके हाथों की बागडोर जिसके हाथों में जानी चाहिए वह बहुत ही ज्यादा मैच्योर होना चाहिए। उनका परिवार कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं था। वह इस इंडिया का सबसे बड़ा परिवार था और उसे संभालने के लिए उतना ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान की जरूरत थी। यहाँ उसे अपना भाई इस पर बिल्कुल भी खरा उतरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कई बार ऐसी गलती की थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि कार रेस करते वक्त भी किया ने उसकी गलती को नोटिस किया था, जिस वजह से उसका इतना भयानक एक्सीडेंट होने वाला था। अगर उस वक्त उसने उसे ना बचाया होता तो शायद वह उसके सामने जिंदा ना खड़ा होता। लेकिन किस्मत की बात थी जो किया को उसे इस हाल में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह आगे बढ़कर उसे बचा लेती है। लेकिन देखो ना कितना बड़ा इत्तेफाक है। कहते हैं ना कि अगर हमारे साथ किसी का रिश्ता हो या हम किसी को दिल से चाहते हैं तो जाने अजाने में पहले हमसे उसकी मुलाकात कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और यही बात किया के साथ भी हो रही थी। वही अर्थ को उस तरह दूर खड़ा देखकर मयंक उसे आवाज लगाता है, भाई आप इस तरह वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी आइए, हमें देर हो रहा है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर अर्थ अपने होश में वापस आता है और वह अब आकर एक साइड जहां उसके लिए उसकी कुर्सी छोड़ी गई थी उसमें जाकर शांति से बैठ जाता है। लेकिन अब वह अपनी नजरें उठाकर किया को नहीं देख रहा था। वही किया के एक साइड मयंक बैठा हुआ था और दूसरे साइड राजेंद्र जी बैठे हुए थे और वहीं राजश्री जी घूर घूर कर मयंक को देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर राजश्री जी बैठने वाली थी लेकिन वह ब्रेकफास्ट लेने के लिए किचन में चली गई थी और इसका फायदा उठाकर मयंक जल्दी से आकर किया के बगल बैठ जाता है। वही किया के ठीक सामने लुकास बैठा हुआ था और उसके साइड में विवान और अमन बैठे हुए थे। राजश्री जी मयंक की दूसरी साइड जाकर बैठ जाती है और राजश्री जी के साइड में अर्थ की चेयर थी जहां वह बैठा हुआ था। राजश्री जी उसे देखते हुए भी इग्नोर करती हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसकी हरकत भी माफ करने लायक नहीं थी, तो वह भला इतनी जल्दी कैसे माफ कर दे? आखिर में उसने उसकी प्यारी बेटी को परेशान जो किया था। राजश्री जी अपनी जगह पर बैठती हैं और वह सभी को कहती हैं कि अपना अपना ब्रेकफास्ट शुरू करें। राजश्री जी ने पहले ही सभी के प्लेट में ब्रेकफास्ट परोस दिया था। वही किया भी अब अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है। राजेंद्र जी कोई ना कोई डिश उठाकर उसके प्लेट में रख रहे थे। वह बहुत थोड़ा थोड़ा करके रख रहे थे जिससे किया को खाने में परेशानी ना हो। वही मयंक भी कुछ उठाकर दे देता और बोलता, प्रिंसेस तुम इसे ट्राई करो, यह अच्छा लगेगा। वही किया उसे खा रही थी। अचानक उसे खांसी आती है तो लुकास जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर गिलास में का पानी किया के आगे कर देता है और बोलता है, सिस्टर जल्दी पियो वरना तुम्हें तकलीफ होगी। इतना बोलकर वह किया के सामने पानी करता है। किया उसके हाथों से पानी लेकर पीने लगती है। वही जैसे ही लुकास के मुंह से वह सिस्टर सुनता है, अर्थ की तो आंखें आश्चर्य से फैल जाती है और वह आश्चर्य से लुकास को देखने लगता है। क्या इसे पता था कि यह इसकी सिस्टर है? इसका मतलब मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्या इस बात की सजा अर्थ लुकास को देने वाला है, जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 312
अर्थ को पता चलता है कि लुकास टाइगर की असलियत जानता था कि वही उसकी सिस्टर है, तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। अब आगे अर्थ मन में सोचता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, पर इसे कैसे पता चला। अब जब तक ब्रेकफास्ट होता है, लुकास बेचारा, जो उसने अपने मुंह से सिस्टर बोल दिया था, ऐसा लग रहा था यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अर्थ पूरे टाइम तक लुकास को अपनी आंखों से घूरे जा रहा था। उसे इस वक्त लुकास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई यह बात उससे छुपाने की। उसका मन कर रहा था कि अभी ही ब्रेकफास्ट टेबल पर ही वह लुकास की जमकर पिटाई करे, लेकिन वह अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल कर रहा था। तभी अचानक से किया का फोन रिंग करता है। किया देखती है कि यह फोन लिया कर रही है, तो वह तुरंत ही फोन रिसीव कर लेती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था लिया बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के उसे परेशान नहीं करती है। तभी दूसरी तरफ से लिया कुछ बोलती है। उसकी बातों को सुनकर कुछ देर की खामोशी के बाद किया बोलती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। वहीं उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी पूछती हैं, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो किया आराम से बोलती है, मॉम मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। राजश्री जी ने सोचा था कि आज वह अपनी बच्ची के साथ मिलकर शॉपिंग करने जाएंगी, लेकिन शायद उनकी बच्ची के पास टाइम नहीं है। ये सोचते हुए उनका चेहरा थोड़ा लटक जाता है। वहीं अपनी माँ को इस तरह उदास होता देखकर किया बोलती है, मॉम क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं क्या? तब राजश्री जी बोलती है, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ये सोच रही थी कि कब मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। उनकी बातों को सुनकर किया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था उसकी माँ उसके साथ वक्त बिताने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड रहती है। पर वह थी कि उसके पास वक्त ही नहीं था। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे इस तरह शांत देखकर राजश्री जी को लगता है कि उन्होंने अपनी बच्ची को परेशान कर दिया। वह बोलती है, सॉरी बेटा, तुम मेरी बातों को दिल पर मत लो और तुम इस तरह परेशान ना रहो। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। प्यार से उनकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं माँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी ही टाइम निकालूंगी जिससे मैं आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। उसकी बातों को सुनकर राजी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुश हो जाती है कि उनकी बच्ची ने उनके लिए इतना सोचा। वही किया अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराता देखकर वह भी मुस्कुरा देती है। माँ बेटी की इस तरह बॉन्डिंग देखकर अर्थ उन्हें प्यार से देखने लगता है। सच में उसकी बहन की आवाज शहद से भी ज्यादा मीठी थी। वह बोलती थी तो ऐसा लग रहा था जैसे गाने की धुन उसके कानों में पड़ रही हो, और उसकी मुस्कुराहट वह तो देखते ही बनता था मानो कोई खिलता हुआ गुलाब हो। अर्थ का मन कर रहा था कि वह अपनी बहन को जाकर प्यार से चूम ले, लेकिन उसकी तो नजरें भी मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वही अर्थ जब से यहाँ बैठा था, वह नोटिस कर रहा था कि उसकी बहन ने उसकी तरफ एक बार भी अपने नजरें उठाकर नहीं देखी। ऐसा लग रहा था मानो वह यहाँ हो ही ना। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है। उसके मन में एक डर बैठ जाता है। क्या उसकी बहन उससे नफरत करती है? क्या वह उससे बातें करना पसंद नहीं करती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह उससे कभी बात नहीं करेगी? अर्थ का दिल बहुत ज्यादा दुख से भर जाता है। आखिर में उसने काम भी तो ऐसा ही किया था, तो फिर उसकी बहन उससे क्यों ना नाराज हो? अर्थ को इस पर इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत ही खराब भाई है। वह एक अच्छा भाई नहीं बन सकता। उसने की अमायरा पर भर भर के प्यार लुटाया, पर जब उसकी बहन की बारी आई तो उसने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की।
ना तो उसे देखने की कोशिश की, ना ही उसे जानने की कोशिश की, और जब वह इंडिया लौट कर आया तब उसके ख्यालात अपनी बहन के लिए बिल्कुल ही बदल चुके थे, और वह जाने अजाने में अपनी बहन की इंसल्ट कर बैठा। ये सब सोचकर अर्थ का दिल भर जाता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसके आंखों से आंसू बह जाएंगे। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर में सभी का नाश्ता हो जाता है। अपनी माँ के गले मिलती है और बोलती है, माँ मुझे निकलना पड़ेगा, कोई जरूरी काम है। उसकी माँ को भी पता था कि उसके पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती। वहीं राजेंद्र जी प्यार से आगे बढ़कर किया के माथे को चूम लेते हैं और उसे गले से लगाकर बोलते हैं, बच्चा अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी टेंशन होती रहती है। या प्यार से अपने पापा को हक करके बोलती है, पापा अब डैड आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर वह उनसे अलग होकर हाल की तरफ जाने लगती है। वहीं उसके पीछे पीछे अर्थ, विमान और अमन भी आ जाते हैं। वह लोग भी बारी बारी से किया को गले से लगाते हैं और उसके माथे को प्यार से चूम लेते हैं और अपना ध्यान रखने को कहते हैं। वही विवान भी किया के गले लगता है, लेकिन किया प्यार से विवान के गालों को चूम लेती है। ये देखकर विमान शर्मा जाता है। उसे इस तरह शर्माता देखकर किएम हंसने लगती है और बोलती है, तुम बिल्कुल अभी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर विवान और ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वह किया के गले लग जाता है और बोलता है, दी मैं आपके लिए हमेशा आपका छोटा भाई ही रहूंगा, और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह प्यार करती हो। उसकी बातों को सुनकर किया भी मुस्कुराने लगती है। वही लुकास, जो अब तक किया को अपनी बहन मान चुका था और किया भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, वह भी प्यार से आगे बढ़कर किया के सर को सहलाता है और बोलता है, सिस्टर अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना, हम सभी भाई आपके लिए हर समय तैयार हैं। उसकी बातों को सुनकर किया भी उसके गले से लगती है। वहीं जब लुकास देखता है कि वह खुद आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट कर रही है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वैसे भी किया का बिल्कुल मन नहीं था कि सबके सामने लुकास को अलग महसूस कराए। बस यही एक कारण था जो किया भी उसे अपने गले लगा लेती है। आखिर में वह भी उनके भाई की तरह था, और जब वह उससे इतना प्यार करता था तो उसे इसमें क्या ऐतराज था। वैसे भी किया को लोगों की परख करने अच्छे से आती थी। लुकास की आंखों में उसके लिए प्यार और सम्मान दिखाई देता था। यही कारण था कि उसने उसे अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वही लुकास प्यार से उसके गले से लगता है और वह भी उसके माथे को किस कर लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। कि उसे बोलती है कि किस बात के लिए, तो वह बोलता है कि मुझे दिल से अपना भाई बनाने के लिए सच में मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरी अपनी कोई सिस्टर नहीं है, पर आज मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, और यह भाई वादा करता है कि अपनी इस सिस्टर के लिए अपनी जान भी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुरा देती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। वही लुकास बहुत ज्यादा खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था जो किया ने उसे अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट किया था। दूर खड़ा यह नजारा अर्थ देख रहा था। उसे इस वक्त अपने उन सारे भाइयों से जलन महसूस हो रही थी और लुकास के ऊपर तो ऐसा लग रहा था मानो उसका आज पूरा गुस्सा फूटने वाला है। पता नहीं आज लुकास का हाथ पैर सही सलामत बचेगा कि नहीं। आखिर में वह कैसे उसकी बहन को गले लगा सकता है और उसे कैसे अपनी बहन बना सकता है, जबकि उसका बॉस अभी तक अपनी बहन को अपनी बहन नहीं बोल पाया और वह उससे पहले उसको अपनी बहन बना लिया था। इस वजह से अर्थ को लुकास से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसका तो हाथ फड़फड़ा रहा था लुकास के ऊपर उठने के लिए। बस एक बार किया घर से बाहर जाए, फिर वह लुकास को छोड़ने वाला नहीं था। वही किया अर्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है।
और सबको बाय बोलकर वह घर से चली जाती है। किया को ऐसा इग्नोर करता देखकर अर्थ के दिल में बहुत ज्यादा दर्द उठता है। वह अपनी बहन को बहुत ही बुरी तरह से नाराज कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को कैसे मनाए, पर वह किसी भी तरह से अपनी बहन को मनाएगा। उसे अपनी बहन चाहिए, किसी भी हालत में, चाहे इसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वह सब कुछ करने के लिए तैयार था। उन सबके प्यार को देखकर अर्थ का दिल बहुत दुख रहा था। उसके सारे भाई कैसे उसे एक साइड कर अपनी बहन के साथ खुश थे। पता नहीं क्यों अर्थ को सबके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं राजश्री जी और राजेंद्र जी एक साइड खड़े होकर सारा नजारा देख रहे थे। वह अपने सारे बच्चों के प्यार को देखकर बहुत खुश थे। वहीं अर्थ का चेहरा देखकर राजश्री जी को हंसी आ रही थी। वह राजेंद्र जी को साइड से कोहना मारते हुए बोलती हैं, देखो ना, अर्थ का चेहरा देखते ही बन रहा है, कैसे जलन के मारे वह लाल हो चुका है। राजेंद्र जी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, अब जाकर इस घमंडी अकड़ू लड़के को समझ में आएगा कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। वह सभी को तो आराम से दबा लेता है, लेकिन अपनी सिस्टर को दबा कर दिखाए तो बताऊं। वहीं राजरी जी भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, इस बार उसका पाला ऐसी शेरनी से पड़ा है जिसके सामने वह एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। फिलहाल अभी तो ये बेचारा इस दुविधा में होगा कि वह कैसे अपनी बहन को मनाए, क्योंकि जिस तरह से वह सभी को देखकर जल भूंज रहा है, मुझे पक्का यकीन है उसे इस वक्त अपने आप पर अफसोस हो रहा होगा कि क्यों उसने अपनी बहन के लिए अच्छी बातें नहीं की और क्यों वह उसका सबसे बैड भाई बन गया। अब वह उसकी गुड लिस्ट में आने के लिए क्या करने वाला है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चलिए फिलहाल उसे उसकी हालत पर छोड़ दीजिए। उसके साथ किसी भी तरह का अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आखिर में उसने खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तो अब भुगतेगा भी तो वही। इतना बोलकर वह दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं अमन, विवान, मयंक और लुकास, ये चारों आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे अर्थ का चेहरा देखने के लिए। वही लुकास जैसे ही अर्थ को देखता है तो मानो वह अपनी जगह पर जम जाता है, क्योंकि अर्थ उसे इस तरह से घूर रहा था कि उसका बस चले तो वह भी उसे जलाकर भस्म कर दे। लुकास बेचारा तो देखकर डर से कांप जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दानव उसे क्यों इस तरह से देख रहा है। आखिर में अब उसने क्या गलती कर दी है, अब उस बेचारे को कौन बताए। ये तो उसकी जलन है, जो उसकी बहन को पहले उसने अपनी बहन बना लिया था। तभी वह सभी लोग एक केवल स्माइल देख अर्थ को देखकर वहां से जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह अर्थ को चिढ़ा रहे थे। वही अर्थ उन लोगों को इस तरह मुस्कुराता देखकर गुस्से में अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, लेकिन जाते वक्त वह लुकास को ये बोलना बिल्कुल नहीं भूलता, अभी तुरंत मेरे रूम में आओ। जैसे ही लुकास ये सुनता है तो उसकी तो सांस ही हलक में अटक जाती है। उसे पता था अगर वह इस वक्त उसके रूम में गया तो उसका हाथ पैर टूटना निश्चित है, क्योंकि वह अर्थ के गुस्से को देख रहा था और ऊपर से उसने अर्थ के गुस्से को और हवा दे दी थी। अर्थ गुस्से में तनतनाते हुए अपने रूम में चला जाता है। लुकास बेचारा धीरे धीरे उसके रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वह बाहर से सोचता है, क्या उसे अंदर जाना चाहिए या यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वह भाग कर कहाँ जाएगा, अर्थ उसे हर कीमत पर पकड़ लेगा। उसे इस समय बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वह किससे हेल्प ले। एक बार उसका मन करता है कि वह आंटी जी को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन दूसरी बार सोचता है अगर उसने ऐसी गलती की तो वह उसका क्या हाल करेगा। तब जाकर लुकास अपना दिल बहुत ज्यादा कठोर करता है और किसी तरह हिम्मत करके धीरे धीरे वह उसके कमरे को खोलता है और अपना सर अंदर डालकर झांकता है तो देखता है अर्थ इस समय दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठा था।
जैसे ही उसकी नजरें उससे मिलती है तो वह चौंक जाता है और हकलाते हुए बोलता है, भाई तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? वहीं अर्थ लुकास को बोलता है, चुपचाप शांति से अंदर आ जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह बाहर किसी को पता चले तो दरवाजा जल्दी से बंद करो। उसकी बातों और उसकी धमकी को सुनकर लुकास के तो पसीने आने लगते हैं। उसे समझ में आ गया था कि अर्थ अब उसका क्या करेगा। उसके कहने पर लुकास किसी तरह हिम्मत करके अंदर आता है और धीरे धीरे डरते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही जैसे ही दरवाजा बंद करके वह पीछे पलटता है तो उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है, क्योंकि अर्थ ठीक उसके सामने खड़ा था। वह हकलाते हुए बोलता है, अरे अरे यार, थोड़ा थोड़ा दूर रहो ना। तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। वही अर्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, कुत्ता कहीं का, सच सच बता, तुझे कब पता चला कि टाइगर मेरी सिस्टर है? अगर तूने एक लफ्ज भी झूठ बोला तो यही मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोलकर अर्थ उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है। वही उसका इतना तेज पंच खाकर लुकास सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और वह हकलाते हुए बोलता है, देख यार प्लीज मुझे मार मत, बहुत तेज लग रहा है। इतना बोलकर वह जिस जगह पर अर्थ ने उसे मारा था वह उसे छूने लगता है और जोर से आ बोलता है, क्योंकि अर्थ ने उसे बहुत तेज मारा था। वही उसे इस तरह से देखकर अर्थ को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वह आगे बढ़कर लुकास को फिर से 2 पंच और मारता है। वही लुकास जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। लुकास को पता था कि उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो वह उसे बहुत मारेगा, और अगर वह देर से बताया तो वह तब तक बहुत ज्यादा मार खा चुका होगा। वह डर की वजह से अर्थ से थोड़ा दूर सरक जाता है और बोलता है कि देखो, मुझे भी पहले नहीं पता था, पर विवान को इस तरह अपनी बहन की तारीफ करते सुनकर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और फिर मैं उसके बारे में जानने के लिए विमान को मनाना शुरू कर दिया, और फिर अंत में विमान मेरी बातों को मानकर उसके बारे में सब कुछ मिलाया, और जब मैं उससे मिलने के लिए गया तब जाकर मुझे पता चला कि यह टाइगर है, और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वह इतनी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत थी। सच में तेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वह बहुत ज्यादा प्यारी है, और इससे ज्यादा बड़ी बात तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। वह तेरी सोच के परे है। तू जितना सोच भी नहीं सकता है वह उससे कहीं ज्यादा आगे है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, तो वह झुंझलाते हुए बोलता है, ऐसा क्या जान लिया है तू उसके बारे में जो तू ऐसा बोल रहा है? तब लुकास बोलता है, उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, सिवाय तुम्हारे परिवार के बाहर का कोई भी इंसान उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता है। वह बहुत ही ज्यादा स्पीशियस है। वह तुम्हारे घर का कोहिनूर हीरा है। शायद इतनी क्वालिटी तो कोहिनूर हीरे में भी नहीं होगी जितनी उसके अंदर है। यही कारण है कि अंकल, आंटी और बाकी के सभी भाई लोग उसके लिए इतने ज्यादा पजेसिव रहते हैं। अगर उसकी रियल आइडेंटिटी दुनिया के सामने आ जाए तो उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। जितने तो उसके फैन नहीं होंगे, उससे ज्यादा तो उसके दुश्मन बन जाएंगे। सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। बस यही कारण है कि वह सभी से छुपकर सीक्रेट तरीके से रहती है, और यह गांव वाली भी फेक आइडेंटिटी उसी की बनाई है। और तुम्हें पता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है, जिसे अपॉइंट करने के लिए लोग पता नहीं कितने करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। शायद 100 करोड़, 200 करोड़ और उससे भी ज्यादा। लेकिन वह किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ आश्चर्य से उसका मुंह खुल जाता है। वह बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
क्या वह वही है? तो लुकास अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ यह वही है। जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सच सोच रहे हो। अर्थ को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। तो आगे क्या होने वाला है, चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 313। विकास अर्थ को जब ये बताता है कि उसकी बहन वही हैकर है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, तो अर्थ के हैरानी का कोई अंत नहीं था। अब आगे, क्या सच में उसकी बहन वह हैकर है जिसकी पूरी दुनिया को तलाश है? यहाँ तक कि सारे माफिया भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी अर्थ बोलता है, उसकी और आइडेंटिटी क्या है? तब लुकास बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा लायल हूँ। वही अर्थ गुस्से में उसे पकड़कर जमीन से उठाकर सोफे पर पटक देता है और बोलता है, दुष्ट आत्मा कहीं का, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए तुम मुझे सही सही बताओ। तब लुकास बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं पहुंच बताऊंगा, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ऑलरेडी तुमने उसे कई बार नुकसान पहुंचा दिया है, और मैंने देखा था कि तुमने उसे कैसे मारा था। उसका कितना ज्यादा खून बहा था, और तुम्हें पता है इस वजह से वह बेचारी कितने दिनों तक अपने उस हाथ से कुछ भी नहीं कर पाई थी, जबकि उसे अक्षत के ट्रीटमेंट के लिए दवाई बनाना था, और अपने उस जख्मी हाथों से उसने कई दिनों तक लगातार काम किया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि अक्षत के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पॉइजन बहुत तेजी से उसके शरीर पर असर कर रहा था। उसने अपने जान को जोखिम में डालकर अक्षत के लिए वह जड़ी बूटी हासिल की, और तुमने क्या किया? तुमने उस पर अटैक कर दिया, वह भी धोखे से है, जिस वजह से उसका हाथ बहुत बुरी तरह से चोटिल हो चुका था, और उसने उसी जख्मी हाथ से कई दिनों तक दिन रात मेहनत करके उस पॉइजन का एंटीडोट बनाया था। उसकी तकलीफ को सोचकर मेरा दिल भर जाता है। लुकास इस समय जानबूझकर इस बात की चर्चा कर रहा था और उसे इमोशनल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अर्थ अपना सारा गुस्सा उस पर निकालेगा। लेकिन अब जब उसने ये चर्चा कर दिया, तो अर्थ को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और उसकी आंखों से आंसू के 2 बूंद बह जाते हैं। वह सच में अपने आप को अब क्या का गुनहगार मान रहा था। वहीं इस तरह से देखकर लुकास को अच्छा नहीं लगता, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे अर्थ को इमोशनल करना पड़ेगा। और वैसे भी उसने गलती की थी, तो उसे अपनी गलती रियलाइज भी होनी चाहिए। वह कैसे इतनी आसानी से किया को हासिल कर सकता है? भले ही वह उसकी बहन है, लेकिन किया कोई आम लड़की नहीं है जिसे इतनी आसानी से हासिल किया जा सके। आखिर में इसने भी तो अपनी बहन को बहन मानने के लिए उसके सामने एक क्वालिटी रख दी थी कि हाँ वह इस तरह की है, वह छोटी है, घटिया है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वह उसके परिवार के लायक नहीं है। और अब जब उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटी है, तो अर्थ को भी समझना होगा कि वह खुद उसके लायक नहीं है। अब उसे उसके लायक बनने के लिए आखिर में उसके बराबर की क्वालिटी तो चाहिए ही होगी। जब उसने ऐसी शर्त रखी थी तो क्या उसे नहीं पता था कि उसके सामने भी कभी यह आ सकता है? और अब जब उसके सामने ये सिचुएशन आई है तो वह इससे भाग नहीं सकता है। वही अर्थ अब पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसे सच में अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। वह लुकास से बोलता है, देखो तुम्हें भी पता था मैंने जानबूझकर यह नहीं किया था। मैं भी तो अक्षत के लिए उन जड़ी बूटियों को लाने के लिए अपनी कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले मेरी बहन वहां पहुंच जाएगी और वह सारी की सारी जड़ी बूटी उठा ले जाएगी। लेकिन उसने ये सब किया कैसे होगा? तभी वह बोलता है, हाँ, जब वह इतनी बड़ी हैकर है तो ये सब उसके लिए करना आसान होगा।
जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वह चीज वह कर गुजरती है। सच में वह बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इतना बोलकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं जब लुकास देखता है कि अब वह थोड़ा नॉर्मल हो रहा है और उसका गुस्सा गायब हो रहा है, तब जाकर उसके जान में जान वापस आती है। वरना आज तो उसने सोच लिया था कि उसका अंतिम संस्कार हो ही जाएगा। वही लुकास बोलता है, देख भाई, मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दे। इतना बोलकर वह तुरंत अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश करता है। वही अर्थ समझ जाता है कि यह भाग रहा है। वह तुरंत उसे काला से पकड़कर फिर से नीचे पटक देता है और बोलता है, सारी बात तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, तू मुझसे पहले कैसे मेरी बहन को अपनी बहन बता सकता है? मैं तेरा बॉस हूँ, इसलिए तुझे नहीं लगता कि पहले मुझे मेरी बहन से मिलना चाहिए और तुझे इसमें मेरी मदद करनी चाहिए? उल्टा तू मेरे खिलाफ जाकर उन चारों के तीनों के साथ मिल गया है और एक टीम बना ली है। मुझे अकेला छोड़ दिया है तुम सब ने। वहीं उसकी बात को सुनकर लुकास अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है और बोलता है, वह मैं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। फिर वह किसी तरह से बोलता है, मैं तो बहुत मेहनत किया था इसके पीछे। मैंने पूरे 2 दिन अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लाने में लगा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह का गिफ्ट दूं जो मेरी सिस्टर के लायक हो। जब भी मैं कोई गिफ्ट देखता था तो वह मुझे उसके लिए कम ही लगता था। किसी तरह जाकर मैंने एक गिफ्ट पसंद किया और उसे मैंने अपनी सिस्टर को दिया। वह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई थी और फिर मैंने उसे अपनी सिस्टर बना लिया था। उसकी इन बेतुकी बातों को सुनकर अर्थ उसे गुस्से से देखता है और बोलता है, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? तब वह बोलता है, नहीं नहीं, ये सच्ची बात है, मैं सच बोल रहा हूँ। तब अर्थ सोचता है क्या वह भी अपनी सिस्टर को अच्छा सा गिफ्ट देगा तो वह उसे माफ कर देगी। लेकिन तभी वह बोलता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जहां तक वह टाइगर को जानता है, वह इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं है। वह लुकास को घूर कर देखता है और बोलता है, सही सही बता, तूने क्या किया था? तब लुकास बोलता है, अरे यार, मैं सही सही बोल रहा हूँ। वह दिल की बहुत अच्छी है। वह देखने में चाहे जितनी कठोर हो, वह दुनिया के लिए चाहे जितनी निर्दयी हो, लेकिन वह अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्यारी है। वह अपने सभी भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जब मैंने उसे अपनी सिस्टर बनने को बोला तो वह बहुत ही आराम से मान गई थी। शायद उसे मेरी आंखों में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि वह जिस तरह से मेरी आंखों में देखती है, ऐसे लगता है कि वह मेरी आत्मा तक को पढ़ सकती है। उसके देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है। एक बार भी मैं उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों उसकी यह खूबसूरत आंखें जिसे देखकर मन नहीं भरता है, लेकिन उसे देखकर मुझे अंदर से कपकपी महसूस होती है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ ध्यान से सोचने लगता है, क्या उसकी बहन इतनी ज्यादा खतरनाक है? हाँ, वह खतरनाक है, पर क्या इतनी ज्यादा खतरनाक है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लुकास से बोलता है, देख, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू याद रखना। इतना बोलकर वह अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और ध्यान से कुछ सोचने लगता है। वहीं उसे इस तरह सोचता देखकर लुकास चुपके चुपके कमरे से बाहर भाग जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से सांस लेता है और बोलता है, बाप रे, आज तो बच गया। बात अगर उसकी बहन की ना होती तो वह पता नहीं आज तो मेरी जान ही ले लेता। वह डेविल सिर्फ अपना ही देखता है और अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों की तो परवाह ही नहीं। हम इतना बोलकर वह मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है।
वहीं दूसरी ओर किया अपने विला पहुंच चुकी थी। उसने पहले ही लिया को मैसेज कर दिया था कि सभी को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला ले। लिया ने सभी दोस्तों के पास मैसेज कर दिया था। अब इस वक्त वहां उसके सारे दोस्त आ चुके थे। जैसे ही किया वहां पहुंचती है, वह सारे किया से मिलते हैं। इस वक्त वहां का माहौल बहुत ज्यादा गंभीर था। तभी किया के बैठते वहां शंकर आता है और बोलता है, बॉस वह इंडिया आया हुआ है तो हमें आगे क्या करना है। उसकी बातों को सुनकर किया की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह बोलती है, अगर वह इंडिया आया है तो अपने पैरों पर अब वापस नहीं जा पाएगा। आखिर में उसने इतनी बड़ी गलती जो की है, वह कैसे सोच सकता है कि वह यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है। अब शेर की गुफा में अगर संगीत शिकारी खुद आ जाए तो शेर उसका शिकार क्यों नहीं करेगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। इस वक्त उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर वहां बैठे सभी लोगों को एक डर सा महसूस होता है। उन्हें अच्छे से पता था किया के साथ धोखा करने वालों को वह कैसी मौत देती है, और उस व्यक्ति ने तो किया का पूरा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसे बनाने में उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी। तो वह उसे इतनी आसान मौत तो देने वाली नहीं है। तो दोस्तों, वह कौन था, वह कहां से आया है, और उसने किया के साथ ऐसा क्या किया है जिसका बदला अब किया उससे लेने वाली है। वही किया की मुलाकात वहां और किससे होगी, और अर्थ अब क्या करेगा, वह किया को कैसे मनाएगा। अर्थ के सामने किया कि अब कौन कौन सी आइडेंटिटी आने वाली है, क्योंकि लुकास ने तो उसे सब कुछ बताने से मना कर दिया था। इस वजह से अब अर्थ को खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में किया की असली पहचान क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह इतनी आसानी से सब कुछ जान पाएगा? तो आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। और दोस्तों, मैं 2 दिन वीडियो नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग भर भर कर मुझे कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से 2 दिन मैं वीडियो नहीं दे पाई। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब मैं 2 दिनों तक आप लोगों को इंतजार करवा रही थी, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, और इसी वजह से मैं भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। इस वजह से आप लोगों से माफी चाहती हूँ। एपिसोड 314। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अर्थ किया से माफी मांगने का प्लान बना रहा था, वह उससे माफी मांगता। इससे पहले ही किया का उसके दोस्तों को फोन आता है और वह चली जाती है। अब आगे थोड़ी देर में किया अपने विला पूछता है, जहां सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वह लोग जैसे ही किया को देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी किया बोलती है, सभी स्टडी रूम में मिलो। इतना बोलकर वह खामोशी से आगे बढ़ जाती है। सबको पता था कि अगर इस समय शांत है तो ये तूफान के आने की पहले की शांति है। धीरे धीरे कर सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। किया अपने बॉस वाले चेयर पर बैठी थी, वही उसके चारों ओर रूहानी, आयुषी, नियालिया, ईशा और मानशंकर जान, इसके अलावा 2 लोग और जो अभी अभी इटली से आए थे, यह और कोई नहीं अंश और जिया थे। किया अंश की ओर देखते हुए बोलती है, क्या न्यूज़ लाए हो? किया की बातों को सुनकर अंश उसके सामने एक फाइल बढ़ा देता है और फिर बोलता है, फैब्रिक 2 दिन बाद इंडिया आ रहा है। लड़कियों की एक बड़ी खेप तैयार की गई है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद उसे सऊदी के लिए निकाला जाएगा। उसने भारी मात्रा में यहाँ ड्रग्स लाने की तैयारी की है और इसी के साथ उसने वेपन भी बेचने के लिए ला रहा है। उसने उसकी पूरी तैयारी की है। सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ही ज्यादा किया गया है, शायद एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस बार उसने बहुत बड़ी डील की है, शायद ये कई हजार करोड़ का है। अगर वह यहाँ से कामयाब होकर निकला तो बहुत कुछ बर्बाद होगा। अभी इंडिया के बच्चे काम ही नशा कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी खेत वह यहाँ लाकर स्मगलिंग करने वाला है, नहीं लगता है कि आगे की पीढ़ी सेफ बच सकेगी। अंश की बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में बोलती है,
इस फैब्रिक की हिम्मत भी कैसे पड़ी हमारे इंडिया को टारगेट करने की। यह क्या उसके बाप का घर है जो जब चाहे मुंह उठाकर चला आएगा? ठीक है, अगर वह आ रहा है तो मैं वादा करती हूँ वह जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मैंने पहले ही उसे वार्न किया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब जब वह बार बार गलती करेगा तो इंडिया वाले कोई साधु संत नहीं है जो उसे माफ करते रहेंगे। अगर उसकी मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है तो मैं इस बात को शो करती हूँ कि वह यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। वह बोलती है इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे वह हमारे हाथों लग सके। इतना बोलकर वह उन्हें अपना प्लान समझाना शुरू करती है। इन लोगों की बातें लगभग 4 घंटे चलती है, जिसमें अब सभी लोग अच्छे से समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। किया आयुषी से बोलती है, तुम आर्मी के से कॉन्ट्रैक्ट करो, हो सकता है हमें सेना की एक टुकड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे तो हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, लेकिन फिर भी बैकअप प्लान के लिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। इस टुकड़ी में कम से कम 500 लोग होने चाहिए जिससे उसे एरिया को कवर करने में आसानी हो। फिर वह मान से बोलती है, तुम उसे पूरे एरिया को अपनी तरह से एनालाइज करोगे, वहां पर अपने कुछ सीक्रेट गैजेट लगा दो जिस वक्त आने पर हम उन्हें दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सके। तुम्हें उसे पूरे एरिया को अपने डिवाइस से कंट्रोल करना है जिस वक्त आने पर हम शहर से इसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सके और उसे हर तरफ से मजबूर बना सके। रूहानी से बोलती है, वहां जाने की और सारे हथियारों की पूरी तैयारी तुम्हें करना है। कितने लोग और किस तरह से जाना है ये सब डिसाइड करके तुम उन्हें समझा दो। हथियारों की किसी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम किसी भी तरह से उनसे पीछे हो, इसलिए जितने हथियार चाहिए तुम उसे एक्स्ट्रा खेप जरूर मंगा लेना। वो ईशा और निया से बोलती है, तुम लोग अपना बैकअप प्लान तैयार कर लो, अगर वह हमसे चूक जाता है तो तुम्हें पीछे से उन पर अटैक करना होगा। ध्यान रहे तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी एक भूल उसे हमसे दूर कर देगा। फिर वह शंकर को देखकर कहती है, सभी गार्ड को तैयार कर लेना और हाँ 4-5 बड़े कंटेनर भी तैयार रखना जिससे हम उन लड़कियों को बचाकर वहां से सुरक्षित निकाल सके। और सारे हथियारों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था अच्छे से करना। अब जब हथियार इंडिया आ रहे हैं तो वह बचकर वापस नहीं जाएंगे। किया धीरे धीरे कर सबको उसके कम समझती है। आज सारी तैयारी करने के चक्कर में उनमें से कोई भी ऑफिस नहीं जाता। आज ऑफिस का काम उनकी सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ा गया था। वहीं दूसरी और इस वक्त एक कमरे में रेहान, मयंक, ओम और शिवाय और ऋषभ ये बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। लोग भी कुछ अलग नहीं बल्कि फैब्रिक के आने की तैयारी कर रहे थे। उनके जासूसों ने भी उन्हें खबर दी थी कि फैब्रिक 2 दिन बाद यहाँ आने वाला है। फ्रेडरिक इटली का माफिया था। हाल ही में उसने अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी क्योंकि उसे वहां रोकने वाला इस वक्त नहीं था। इसी वजह से उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वह इंडिया आने की कोशिश कर रहा था। ये बात जब रेहान को पता चलती है तो उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। वैसे भी रेहान के पास उसकी अपनी आर्मी थी जो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन की गई थी। उसकी आर्मी दुनिया के जाने माने बेस्ट आर्मी थी। वह बहुत से बड़े लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करता था जिस वजह से उसकी आर्मी का बहुत ज्यादा नाम था। उसकी आर्मी का नाम ईगल स्टार था। इनके बैच पर ईगल का लोगो बना हुआ था जो स्टार से ढका हुआ था। वह बैच ऐसे बना हुआ था कि कोई उसे फर्जी तरीके से कभी नहीं बन सकता था। वह बैच उन लोगों की पहचान थी। रेहान बोलता है, ऋषभ तुम्हें सारी तैयारी देखनी है। यह मिशन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। वह ओम और शिवाय से बोलता है, तुम लोगों को पता है ना तुम्हें क्या करना है? वह लोग बोलते हैं, हाँ हमें अच्छे से पता है, वैसे भी यह हमारा कोई पहला मिशन नहीं है। जैसे आज तक हमने सभी मिशन को सक्सेस किया है, इसे भी उसी तरह से पूरा करेंगे। रेहान बोलता है, नहीं यह मिशन उनसे ज्यादा कठिन होने वाला है क्योंकि हमें नहीं पता है कि और कौन कौन लोग फैब्रिक के पीछे पड़े हुए हैं। वहां हमारा और किससे सामना हो सकता है।
कौन हमारा दुश्मन होगा और कौन हमारा दोस्त होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें किसी भी तरह से उन लड़कियों को बचाना होगा और उनके हथियारों और ड्रग्स को अपने कंट्रोल में लेना होगा। वैसे भी मैंने पहले ही मन बना लिया है, इन हथियारों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे इंडिया में बिजनेस करना चाहता है ना, इन्हीं हथियारों से मैं उसके देश में बिजनेस करूंगा और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त अगर उसे कोई देख ले तो वह अंदर से हिल जाए। इस वक्त रेहान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था, और यही उसकी रियल साइड थी। वह तो बस अपने एंजल के सामने ही मासूम और भोला दिखाई पड़ता है, बाकी वह एक बहुत ही बड़ा डेविल है जिसके सामने आने से भी लोग डरते हैं। जहां ये दोनों तैयारी में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ एक तीसरा इंसान भी था जिसे फैब्रिक के आने की सूचना मिली थी, और यह कोई और नहीं अर्थ था। अर्थ की भी काफी पुरानी दुश्मनी फैब्रिक के साथ थी, और जब उसे पता चला कि फैब्रिक इंडिया आ रहा है तो वह भी उसके कामों को बर्बाद करने की तैयारी करना शुरू कर देता है। अर्थ भी एक बहुत ही क्रूर इंसान था, उसके पास भी उसके बहुत सारे गार्ड थे जिसे उसने अच्छे से ट्रेन कर रखा था। अर्थ तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और बोलता है, सभी लोगों को आज के आज इंडिया बुला लो, 2 दिन बाद फैब्रिक आने वाला है, इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मेरा जितना नुकसान किया है मैं उसका नुकसान कर उसकी भरपाई करूंगा। ये बोलते वक्त अर्थ की आंखों में आग झलक रहा था। फैब्रिक ने अर्थ को बहुत ज्यादा परेशान किया था, इसी वजह से अब जब इंडिया आ रहा है तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? क्या ये जान पाएंगे कि फैब्रिक पर हमला करने वाले आखिर में ये टीम किसकी है? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 315। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि फैब्रिक के आने की खबर सुनकर सभी लोग उसे पकड़ने की और उसका प्लान बर्बाद करने का प्लान बनाना शुरू कर चुके थे। अब आगे देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जिस दिन फैब्रिक को इंडिया आना था। किया पिछले 2 दिनों से घर नहीं गई थी, उसकी माँ को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। राजश्री जी किया को फोन करती है और बोलते हैं, बच्चा तुम घर कब आने वाली हो? मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है, क्या तुम ठीक हो? अपने माँ की बातों को सुनकर किया मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बेवजह टेंशन ले रही हैं। और मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम था और मेरी मीटिंग भी थी, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, इसी वजह से मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। तब राजश्री जी बोलते हैं, बच्चा क्या आज तुम घर आओगी? तो किया बोलती है, नहीं माँ, मैं अगले 2 दिनों तक घर नहीं आऊंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, और अगर जरूरी ना होता तो मैं जरूर घर आ जाती, लेकिन माफ करना, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। राजश्री जी अपनी बेटी की बात सुनकर वह कुछ नहीं बोल पाती। अंत में बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है बच्चा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मॉम, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर किया फोन रख देती है और फिर वह भी अपने आज के मिशन में निकलने की तैयारी चेक करने लगती है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी छोटी सी भूल और वह हम लोग किसी खतरे में पड़े, उसे अपने हर एक सदस्य के जान की परवाह थी। फ्रेडरिक मुंबई के एक बड़े होटल ब्लू नाइट काल्पनिक नाम में ठहरा हुआ था, जो रेहान के अंदर में आता था। रेहान ने पहले ही अपने जासूस वहां लगा दिए थे, जिस वजह से उन्हें पल पल की जानकारी मिल रही थी। थोड़ी ही देर में फैब्रिक अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है और समंदर के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर उसका माल उतारने वाला था। वह अपना कंसाइनमेंट भी इसी जगह से भेजने वाला था, इसी वजह से उसने इसे चारों तरफ से अपने लोगों से घेर रखा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके लोगों ने यहाँ चप्पा चप्पा पर अपने लोग तैनात कर रखे हैं, जिस वजह से यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर उसे नहीं पता था कि उसी के ग्रुप में बहुत से लोग शातिर तरीके से घुस चुके हैं और उसके सारे प्लान को बर्बाद करने वाले हैं।
मान जो पहले ही उसे पूरे एरिया को हैक कर चुका था, अब बस वह जैसा चाहेगी वहां वैसा ही होगा। वह पूरा एरिया मान के कंट्रोल में आ चुका था। चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। रात होने वाली थी। देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां कुछ होने वाला है। आज पहले दिनों से ज्यादा शांति छाई हुई थी। थोड़ी ही देर में किया की गाड़ी वहां जाकर रुकती है। इस वक्त किया के साथ शंकर, रूहानी, आयुषी और लिया थे। ये लोग नॉर्थ में आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट साइड मान्या और निया पहले ही पहुंच चुके थे। वेस्ट साइड में बाकी के लोग आ चुके थे और एक साइड तो समंदर ही फैला हुआ था जहां उन्हें जाना था। ये लोग वहां से 2 किलोमीटर दूर पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर चुके थे। यहाँ से उन्हें अपने तरीके से जाना होगा और नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी तरह भी उनके आने की जानकारी मिले। वहीं उनके पीछे उनकी पूरी टीम तैयार थी। थोड़ी ही देर में किया का इशारा मिलते सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उनके लोगों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये सब करने में उन्हें 1 घंटा से भी ज्यादा टाइम लगेगा। वह लोग यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बाद ही रेहान की टीम वहां पहुंच जाती है। उन्हें नहीं पता था कि उनसे पहले यहाँ कोई आया हुआ है। वह लोग भी बिल्कुल उसी तरह से चारों ओर फैल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अर्थ भी वहां पहुंच जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा गार्ड नहीं थे, लेकिन जितना भी थे उसके लिए काफी थे। उसकी टीम कल शाम को ही इंडिया पहुंच चुकी थी, जिस रात में ही अर्थ में पूरी तरह से तैयार कर दिया था। वहीं उसने कुछ गार्ड अपने पापा के भी लिए हुए थे जो यहाँ उनके गार्डों को गाइड करने वाले थे, क्योंकि वह सब बाहरी थी है। उन्हें यहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिली थी। बस कुछ ही लोग यहाँ के थे जो यहाँ के बारे में जानते थे। ऐसी स्थिति में अर्थ उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। इस वजह से उसने अपने पापा से हेल्प ली थी। उन्हें नहीं पता था कि अर्थ क्या करने वाला है। बस उसने कुछ लोगों को मांगा था और राजेंद्र जी उसे अपनी टीम दे दिए थे। आगे वह क्या कर रहा था उन्हें नहीं पता था। वैसे उन्हें पहले तो डाउट हो गया था, लेकिन फिर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब अगर बच्चे आ गए हैं तो वह सब संभाले। उन्होंने सारे काम से रिटायर ले लिया था, तो उनका इस तरह दखलंदाजी करना ठीक नहीं लगा। बस यही कारण था कि उन्होंने अर्थ से कुछ नहीं पूछा। भाई अर्थ के जाने के बाद अब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि इंडिया में कुछ हो और पुलिस को पता ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उन लोगों ने भी अपनी पूरी फोर्स चारों तरफ से तैनात कर दी थी। वह जानते थे कि उनकी एक गलती और फेडरिक उनके हाथों से निकल जाएगा। पुलिस विभाग में भी अच्छे से अच्छे ऑफिसर मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी रणनीति बना रखी थी। धीरे धीरे कर सभी लोग फेडरिक की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं इन सब से अनजान फेडरिक अपना काम करने में मस्त था। समुद्र में काफी दूर उसका शिप आकर रुका हुआ था। उन लोगों ने पहले ही फेडरिक को मैसेज कर दिया था। जैसे ही फेडरिक यहाँ पहुंचा उसने शिप को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। थोड़ी ही देर में समुद्र में शिप दिखाई देने लगा। वह अब धीरे धीरे उनके पास पहुंचने वाला था। ये देखकर फेडरिक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बनी थी। ये ड्रेस अपने लोगों को अलर्ट रहने को बोलता है। आधे घंटे बाद वह शिप किनारे पर आकर लग जाती है। ये बहुत बड़ा जहाज था। इसमें बहुत सारे हथियार और ड्रग्स आ रहे थे। ये हथियारों का एक बहुत बड़ा खेप था। फेडरिक ने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा खेप इंडिया कभी नहीं लाया था और ना ही दूसरे देशों में लाया था। फ्लैट तक किया के लोग बहुत सारे आदमियों को मारते हुए पास पहुंच चुके थे। वहीं पीछे से आते रेहान के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद उनसे पहले यहाँ कोई पहुंच चुका है जो फेडरिक के लोगों को मार रहा है। रेहान के लोग तुरंत उसे सूचित करते हैं। रेहान उनसे बोलना है ये बात और भी अच्छी है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन तुम लोग अलर्ट रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह लोग कौन हैं और हम पर कब भारी पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना। किया जिस ओर से आगे बढ़ रही थी, रेहान ठीक उसके विपरीत ओर से आगे बढ़ रहा था। वही अर्थ भी दूसरी साइड से आगे बढ़ रहा था। अर्थ को भी आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी। उसे भी अंदाजा लग गया था कि कोई तो ऐसा है
जो उनसे पहले पहुंच चुका है और अब वह फेडरिक के लोगों को मार रहा है, लेकिन वह कौन है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, पर ठीक ही है, उसके लिए भी रास्ता आसान होता जा रहा है। वही किया के लोग के सामने जो लोग नहीं आ रहे थे वह उसे छोड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन पीछे से आते हुए रेहान के गार्ड उन्हें मरते हुए आ रहे थे। इस वजह से फैब्रिक के बहुत सारे गार्ड मारे जा चुके थे, जिस बात का अंदाजा फर्दी को बिल्कुल भी नहीं था। लगभग 1.5 घंटे बाद वह लोग चारों तरफ से फैब्रिक को घेर चुके थे। अभी वह लोग वहां से काफी दूर थे, जो छुपकर उन पर निगरानी रखे हुए थे। किया साफ साफ देख सकती थी इस वक्त फ्रेडरिक का माल जहाज से उतर रहा था। वह सही समय पर यहां पहुंच चुकी थी। वही लास्ट में आ रही पुलिस का तो देखकर ही हालत खराब हो चुका था, क्योंकि सारे रास्ते पर लोगों की लाशें ही मिल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या उन्हें आने में देर हो गई है और गैंग के सभी लोग आपस में टकराकर खत्म हो चुके हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। वह अपने कुछ सुना को इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बोलकर आगे बढ़ रहे थे। अभी नहीं पता आगे क्या हो रहा है, पर उन्हें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाना है। वही जैसे ही सारा माल जहाज से नीचे उतरता है, थोड़ी ही देर में वहां बड़े बड़े ट्रक आना शुरू हो जाते हैं। किया देखकर तुरंत ही समझ जाती है कि इन ट्रकों में वही लड़कियां रखी गई है जिन्हें यहां से सप्लाई किया जाना था। ये सब देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है। कितनी ज्यादा मासूम लड़कियां होंगी इनके अंदर। एक के बाद एक कई ट्रक चले आ रहे थे। जाहिर सी बात है इनके अंदर बहुत सारी लड़कियां मौजूद होंगी। वह उसे गाली देते हुए बोलती है, घटिया इंसान, कितनी माँ की कोख को उजाड़ रहा है, कितनी मासूम लड़कियों को दलदल में धकेल रहा है। अगर मैंने इसकी माँ बहन को घसीट के उसे दलदल में ना फेंका तो मेरा नाम भी किया नहीं है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि ये दर्द कैसा होता है। वह मासूम लड़कियां जिसने अभी दुनिया देखी ही नहीं, उन्हें हैवानों के बीच फेंकने की इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। इसके शरीर से मैं अगर एक एक खतरा खून बहाकर इसे तड़प तड़प कर मौत ना दी तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त किया की आंखों से आग बरस रहा था। आखिर में जिस्म को नोचने खाने का दर्द क्या होता है, किया से बेहतर कौन जान सकता है। पिछले जन्म में उसे इसी तरह हर एक दिन हैवानों द्वारा नोचा जाता था। जब किया हर एक पल अपनी मौत मांगती थी, वह हर एक पल बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। ये सोचते ही किया के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके गुस्से की कोई इम्तिहा नहीं थी। उसका मन कर रहा था कि वह इसी पल आगे बढ़े और फेडरिक का गला उसके धड़ से अलग कर दे। थोड़ी हाई देर में सारे ट्रक जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। इस वक्त फेडरिक के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने यहां आसानी से अपना काम पूरा कर लिया है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। ए फ्लैट तक जहाज से पूरा माल नीचे उतर चुका था। वह अपने लोगों को ट्रक से लड़कियों को जहाज में ले जाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। एक पल में ही उसे पता चल जाता है कि उसे पर हमला हुआ है, यानी उसे चारों ओर से घेर लिया गया है। वह अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम क्या कर रहे थे? हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ मेरा मुख क्या देख रहे हो? जाकर जल्दी से चेक करो। इतना बोलकर वह जोर से अपने सेक्रेटरी को एक लात मारता है, जिस वजह से उसका सेक्रेटरी दूर जाकर गिरता है। वह जल्दी से डर कर वहां से भागता है। वह तुरंत ही सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरा चेक करता है तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। चारों तरफ से उनके लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। क्या इसका मतलब उनके सब हैक कर लिया गया है? ये सोचते ही वह अपने सर पर हाथ रख लेता है। वह सब कितने बड़े बेवकूफ थे। वह तुरंत ही जाकर फेडरिक को सब कुछ बताता है। इसे सुनकर फेडरिक का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसे अपने निकम्मे लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कुछ गार्ड वहां जाकर उन्हें बताते हैं उनके बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। जितने भी लोगों को उन लोगों ने चारों ओर तैनात किया था उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही फेडरिक की जान तो हालत में आ जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है?
मैंने इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी की थी, तो ये कैसे हो सकता है? लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी, कैसे कोई उन्हें खत्म कर सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे? वह गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था और अपने लोगों पर चीख चिल्ला रहा था। वही उसके गार्ड सर नीचे झुकाए उसकी बातों को सुन रहे थे। आखिर में उनसे लापरवाही हुई थी, तभी वह बोलता है, जो जाकर सभी लोग चारों ओर से उन पर फायरिंग करो, एक भी इंसान यहाँ से बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वह तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में रेहान के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उन्हें सामने की टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कौन है और कहां से आए हैं? रेहान तुरंत उन्हें ऑर्डर देता है कि सबसे पहले तो वह फेडरिक के लोगों को निशाना बनाए, और अगर दूसरी टीम उन पर निशाना बनाती है तो वह उन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़े। वही किया कि टीम तुरंत किया को सूचित करती है। वह सभी एक दूसरे से ब्लूटूथ से जुड़े हुए थे। वह बताते हैं कि शायद कोई दूसरी टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है जो फेडरिक के लोगों को निशाना बना रही है। क्या बोलते हैं, पहले वह मैट्रिक के लोगों को निशाना बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वह यहाँ आए हैं तो वह फेडरिक को ही टारगेट कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक कि फेडरिक पूरी तरह से हमारे कब्जे में ना आ जाए, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। थोड़ी ही देर में फेडरिक को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया जा चुका था। उसके सारे लोग एक एक कर मारते जा रहे थे। बहुत से लोग घायल हो चुके थे। उनकी कंडीशन नहीं थी कि वह उठकर दोबारा लड़ सके। ये सब देखकर फेडरिक गुस्से से कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि इस तरह छुपाकर कोई उसे निशाना बना सकता है। उसका तो मन कर रहा था कि वह खुद अपने लोगों को जान से मार डाले, क्योंकि उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही आज वह उनके निशाने पर आ चुका है। पता नहीं वह यहाँ से जिंदा जा पाएगा भी कि नहीं। अब उसके अंदर डर भी बैठ गया था। अब उसे अपने माल की परवाह नहीं थी। वह बस किसी कीमत पर यहाँ से जिंदा जाना चाहता था, पर शायद यह अब उसके लिए संभव नहीं था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। आप सभी लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे थे। अभी वह दो लोग काम थे कि इतने में अर्थ भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था, और सामने का नजारा देखकर तो वह अपनी आंखें फाड़े देखा ही रह गया। यहाँ आने से पहले ही आतंक फैला हुआ है। चारों तरफ जख्मी लोग और लाशें ही दिखाई दे रही हैं। अर्थ बोलता है, लगता है इसके दुश्मनों की लिस्ट बहुत बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए आसानी हो गई। इतना बोलकर वह अपने लोगों को आगे बढ़ाने को बोलता है। फेडरिक बेचारा तो चारों तरफ से घेरा गया था। आप सब लोग एक दूसरे से हाथों से लड़ना शुरू कर चुके थे। सभी विदेशी थे। उनकी फाइटिंग स्किल भी बहुत ज्यादा एडवांस थी, जिस वजह से वह एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। वही गार्ड अपने बॉस के लिए रास्ता खाली कर रहे थे। सभी के गार्ड अपनी तरफ से लड़ रहे थे। किया, रूहानी, आयुषी सभी मैदान में उतर चुकी थी। उधर रेहान और मयंक ये लोग भी मैदान में उतर चुके थे। अर्थ भी अपने लोगों के साथ मैदान में उतर चुका था। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या फेडरिक इन तीनों के हाथ लग जाएगा और इन तीनों का क्या आमना सामना होगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 316। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना किया रेहान और अर्थ यह सभी लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके थे। अब आगे इस समय सबके सामने एक बड़ी चुनौती थी। कोई किसी के लोगों को नहीं पहचान रहा था, इसलिए जो जिसे देख रहा था वह उसे दुश्मन समझकर उसे पर टूट पड़ रहा था। यहाँ तो बड़ा वाला कांड हो गया था। अनजाने में ही सही, वह लोग एक दूसरे के लोगों को घायल कर रहे थे। वहीं फेडरिक के लोग भी उनके बीच घिरे हुए थे। अभी तक सभी अपनी अपनी दिशा में लड़ रहे थे। फेडरिक तक अभी कोई नहीं पहुंचा था, जिस वजह से अभी किसी का आमना सामना नहीं हुआ था। वहीं गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने की टीम इतनी मजबूत कैसे है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्वीन के लोग ईगल के लोगों से लड़ रहे थे। उनकी टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से एक दूसरे को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था।
वहीं जहां फेडरिक के लोग हाथ चढ़ते तो वह कुछ ही देर में उन्हें हरा देते थे। अब तक गार्ड को ये समझ आ चुका था कि उनके सामने लड़ रही टीम ईगल की टीम है। वही ईगल टीम को भी यह समझ में आ चुका था कि उसके सामने लड़ रही टीम क्वीन की टीम है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनके दोस्त हैं या दुश्मन थे। वह लोग तुरंत ही अपने अपने बॉस को सूचित करते हैं कि उनके सामने कौन सी टीम खड़ी है और उनसे लड़ना कितना ज्यादा कठिन हो रहा है। रेहान को जब ये पता चलता है कि क्वीन की टीम यहाँ आई है तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। वह तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि पहले वह लोग फेडरिक के लोगों को निशाना बनाएं। दूसरी तरफ किया को भी सूचना मिल चुकी थी। उसे भी लगा कि ईगल की टीम पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है। लगता है फेडरिक की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वह अपने लोगों को उनसे लड़ने के लिए रुकती है और बोलती है कि पहले फैक्ट्री को निशाना बनाना है, हम बाद में उनसे निपटेंगे। उनके बॉस के मना करने के बाद अब वह दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रही थी। इस वजह से उन दोनों टीमों को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन अभी वह लोग शांत होते कि अर्थ की टीम वहां पहुंच जाती है और वह सब पर अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह लोग फेडरिक के लोग नहीं थे। इधर इन दोनों टीमों को भी नहीं पता था कि यह तीसरी टीम कौन है। इस वजह से ये लोग भी अब एक साथ अर्थ की टीम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यार, यहाँ तो पूरी तरह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। वहीं इन सब के चक्कर में फेडरिक की टीम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर के लिए नहीं होती। फ्रेडरिक वहां से बचकर निकलना चाहता था, इसलिए उसे अपने गाड़ी तक किसी भी हाल में पहुंचना था, पर गाड़ी बीच से काफी दूर खड़ी थी, इसलिए उसे वहां तक किसी भी तरह से पैदल ही पहुंचना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निकाले। वह अपने गार्ड से उसे पूरी तरह से कवर करने को बोलता है, जिसे वह दुश्मनों को दिखाई ना पड़े। वही जब फेडरिक को गाड़ी की ओर आगे बढ़ता वह लोग देते हैं तो वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वह किसी भी हालत में फेडरिक को यहाँ से जिंदा तो जाने नहीं देने वाले हैं। एक बार अगर फेडरिक यहाँ से निकल गया तो वह आसानी से बच जाएगा। वह लोग जल्दी जल्दी कुछ दूरी पर जाकर छुप जाते हैं और अब फेडरिक के गार्ड पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर फेडरिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह फिर से दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह आगे जा पाता इससे पहले ही कुछ लोग आकर उसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। फेडरिक भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, अब वह भी खुद को बचाने के लिए फाइट करने लगता है और 4-5 लोगों पर भारी पड़ रहा था। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, वह ऐसे ही माफिया नहीं था। वहीं जब रेहान देखा है कि वह कैसे उनके लोगों को मार रहा है, तो वह खुद को नहीं रोक पाता और सामने आ जाता है। इस वक्त रेहान और उसकी पूरी टीम के चेहरे पर मास्क लगी थी। यही हाल वहां के हर एक टीम के मेंबर का था, जिस वजह से कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इधर रेहान और फेडरिक की फाइटिंग शुरू हो चुकी थी, वह एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के लोग जब किया के गार्ड पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर रूहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह तुरंत उनकी तरफ बढ़ जाती है। वही आयुषी भी अर्थ की टीम पर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, उनके गार्ड पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। रूहानी सीधा जाकर अर्थ के मुंह पर जोरदार पांच मारती है। एक पल के लिए अर्थ का पूरा सर घूम जाता है, दूसरे ही पल वह भी एक्शन मोड में आता है। अब रूहानी और अर्थ की जोरदार फाइटिंग शुरू हो गई थी, वह एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। अर्थ को नहीं पता था कि उसके सामने कोई लड़की है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर रहा था। वही रूहानी को हराना इतना आसान नहीं था, वह भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वह अर्थ को पूरी टक्कर दे रही थी। रूहानी का एक एक पांच अर्थ का थोबड़ा बिगड़ रहा था, वह एक दूसरे पर हावी थे, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब किया भी फेडरिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि उसे किसी कीमत पर फेडरिक चाहिए था, वह उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के अटैक करने की वजह से फेडरिक के हालात कुत्ते के समान हो चुकी थी, वह जमीन पर बिल्कुल अधमरे हालत में लेटा हुआ था। रेहान के बाद किया ने फेडरिक को बहुत बुरी तरह से पीटा था।
शायद ही फेडरिक ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी मार खाई हो। किया ने तो मरते वक्त यह ध्यान रखा था कि उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट जाए। उसे इसका अच्छा नॉलेज था, इसलिए वह ऐसे वार करती थी कि एक ही बार में उसकी हड्डी वहां की टूट जाती थी। इस वजह से फेडरिक पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था और अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। रेहान सामने वाले को फेडरिक के ऊपर ऐसा अटैक करता देखकर सब कुछ समझ चुका था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह उसके फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है, ये बंदा तो कमाल का फाइटिंग करता है, इसे मैं अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगा। इसके लिए चाहे यह कितनी बड़ी भी डिमांड क्यों न कर ले। उसके साइड में खड़ा ओम भी बोलता है, हाँ भाई, ये तो कमाल की फाइटिंग करता है। अगर यह हमारी टीम में आ जाए तो हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अपने एक बार से ही हम लोगों का रास्ता साफ कर देगा। ये दोनों दूर से ही खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सामने लड़ने वाला शख्स कौन है, क्योंकि किया सर से पांव तक पूरी तरह से कवर थी, जिसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि और लड़की है या लड़का है। थोड़ी ही देर में किया अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वह फेडरिक को अपने अंडर में ले ले। जैसे ही रेहान ये सुनता है तो वह तुरंत ही उसके सामने आ जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था जो फेडरिक को ले जाएगा माल भी उसी का होगा। वह इतना ज्यादा बेवकूफ तो नहीं था कि वह इतने करोड़ों के माल को यूं ही छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ रूहानी और अर्थ एक दूसरे को मार मार कर एक दूसरे की हालत खराब कर चुके थे। तभी तुरंत किया सभी को अलर्ट भेजती है कि सभी उसके पास आ जाए, क्योंकि उसे पता था वह इतनी आसानी से फैब्रिक को नहीं ले जा सकती है, क्योंकि उसे पता था कि ईगल के लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इस वजह से उनके सभी लोगों को उसके पास होना जरूरी था। जैसे ही रूहानी को किया का मैसेज मिलता है, वह तुरंत ही वहां जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन जाते जाते अर्थ को लात मारना बिल्कुल भी नहीं भूलती। एक जोरदार की लत उसके मुंह पर मारकर वह वहां से तुरंत ही निकल जाती है। वही अर्थ गुस्से से अपने दांत भींचते रह जाता है। वह भी तेजी से रूहानी के पीछे हो लेता है। इस वक्त के अर्थ का रूहानी को जान से करने का मन कर रहा था, क्योंकि रूहानी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। 5 मिनट के अंदर सभी लोग किया के पास पहुंच जाते हैं। वही ईगल की टीम भी आ चुकी थी। इस वक्त रेहान अपनी आवाज बदलकर बोल रहा था, तुम लोग फेडरिक को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यह हमारा शिकार है। उसकी बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किया भी अपनी आवाज बदलकर बोलती है, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हमने फेडरिक को पकड़ा है, उसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तो उसे करनी होगी। इस वजह से तुम लोग हमारे सामने से हट जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बार बार एक ही बात को दोहराने का आदी नहीं हूँ। उसके इस घमंड भरे टोन को सुनकर रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उससे बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम इसे हमसे बचा कर ले जा सकते हो तो ले जाकर दिखाओ। इतना बोलकर वह अपने लोगों को फेडरिक को उठाने का ऑर्डर देता है। वह दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। वही फेडरिक जमीन पर अधमरी हालात पर पड़ा था। वह तो मन ही मन खुद को कोस रहा था। अगर उसे पता होता कि उसके पीछे ये लोग पड़े हैं तो वह भूलकर भी इंडिया आने की गलती नहीं करता, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से जा चुका था। अब उसे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। उसे अच्छे से पता था ये दोनों टीम उसे बहुत बुरी तरह से मारेगी। अगर उसका बस चलता तो वह इसी वक्त खुद को खत्म कर लेता, लेकिन उसके पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था। जैसे ही रेहान के लोग फैब्रिक को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और नीचे झुककर उसे उठाने वाले थे, एक ही पल में वह 4 फीट दूर जाकर गिरते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। वही किया, जैसे ही वह लोग झुके किया ने तुरंत ही फुर्ती दिखाए और उन्हें इतनी तेजी से किक मारा कि वह दूर जाकर गिरे। रेहान को समझ आ गया कि सामने वाला इंसान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, तो वह उसे चैलेंज करता है कि अगर वह उसे हरा ले तो वह उसे आराम से ले जा सकता है।
लेकिन अगर वह हार गया तो उसे छोड़कर जाना होगा। रेहान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था अगर सभी लड़ेंगे तो उनके लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि सामने की टीम कोई कमजोर टीम नहीं थी। पिया को भी उसकी बात सही लगी क्योंकि वह अपने लोगों की जान और जोखिम में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वह तुरंत ही हाँ बोल देती है। वही आयुषी और रेहानी पिया को रोते हुए बोलती है, किया तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी जगह पर हम जा रहे हैं। पर किया उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। वह कैसी लीडर होगी जब उसके रहते उसके अपने लड़ने के लिए आगे बढ़े। वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। वह उन्हें रोककर तुरंत ही आगे बढ़ जाती है। उसे ऐसा करता देख रूहानी और आयुषी टेंशन में आ जाती है। वह नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो। अगर किया को कुछ हो गया तो उनकी टीम बिखर जाएगी, इसलिए वह पहले हमेशा किया की सेफ्टी देखते हैं। उनके सामने खड़ा इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है, किया भी कुछ कम ताकतवर नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब रेहान और किया एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। थोड़ी दूर पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। जहां की आंखों में देख रही थी वही रेहान भी किया की आंखों में देख रहा था। भले ही किया ने लेंस लगा रखा हो, लेकिन रेहान का दिल उसकी आंखों को देखकर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने उसकी एंजल हो। यही हाल किया का भी था। रेहान ने भी अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने आंखों में लेंस लगा रखा था, पर दूर से ही उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इन एहसासों के बावजूद भी वह दोनों उसे इग्नोर करते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त किसी भी कीमत पर फेडरिक चाहिए था। जैसे ही किया रेहान पर अटैक करती है, रेहान फुर्ती से खुद को बचा लेता है। वह दोनों एक दूसरे पर काफी तेजी से अटैक करते हैं। दोनों के हाथ पर काफी तेजी से चल रहे थे, पर वह एक दूसरे को चोट नहीं पहुंच पा रहे थे। किया जैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाकर रेहान पर अटैक करती है, रेहान उसके हाथों को पकड़कर जोर से उसे पलट देता है। वह उसे पर हावी हो पाता इससे पहले ही उसका स्पर्श उसे अपना सा लगता है। एक ही पल में उसे अपने एंजल के होने का एहसास हो जाता है। वह तुरंत ही उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। इस वक्त किया की पीठ रेहान के सीने से लगी हुई थी। रेहान तुरंत ही अपने चेहरे को किया के गर्दन पर टिका देता है। वह उसकी खुशबू से ही उसे पहचान सकता था। वह धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोलता है, एंजल। जैसे ही किया के कानों में ये शब्द पहुंचता है, एक पल के लिए किया फ्रिज हो जाती है। क्या उसके सामने खड़ा ईगल का ये बॉस उसका रेहान है? दूसरे ही क्षण अचानक ही उसके मुंह से निकलता है रेहान। जैसे ही रेहान अपना नाम सुनता है, वह पूरी तरह से समझ जाता है कि उसकी एंजल ने उसे पहचान लिया। वह प्यार से उसके कानों को किस करता है और उसे अपनी ओर मोड़ता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था मेरे सामने लड़ने वाला ये शख्स मेरी प्यारी एंजल है। सॉरी, मुझे माफ करना जो मैंने तुम पर हाथ उठाया। इस वक्त रेहान की आंखों में बहुत ज्यादा अफसोस दिख रहा था। वह सपने में भी कभी अपनी एंजल पर हाथ उठाने की नहीं सोच सकता था। आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। किया उसकी बातों को सुनकर बोलती है, तुम खुद को सॉरी फील मत करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे सामने मैं हूँ। उसकी बातों को सुनकर रेहान का दिल थोड़ा शांत होता है। वह तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है। सच में उसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर उसकी वजह से किया को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी नहीं माफ कर पाता। वह किया के बिना खुद को सोच भी नहीं सकता है। किया की छोटी सी भी चोट लगने पर उसकी जान निकल जाती है और आज वह खुद अपनी एंजल को दर्द देने वाला था। ये सोचकर ही उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। वहीं दूर खड़ी उन दोनों की टीम अपने सामने का नजारा देख आंखें फाड़े और अपना मुंह खोल हैरान हो रही थी। वह तो ये सोच रहे थे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और कौन जीतेगा। क्या लड़ने के बजाय ये दोनों तो प्रेम मिलकर रहे हैं। वही मयंक, ओम और शिवाय का हाल तो और भी खराब था। उसका दोस्त यह क्या कर रहा है? क्या वह लड़कियों को छोड़कर अब लड़कों के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है? मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह तो उसकी बहन से प्यार करता है, फिर यह क्या है?
यही हाल रूहानी और आयुषी का भी था। वह भी अपना मुंह खड़े आगे का नजारा देख रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? जब इन लोगों को पता चलेगा कि दोनों टीम के लीडर कौन है, तो बाकी के लोगों का रिएक्शन तो देखने वाला होगा। वही जब अर्थ को पता चलेगा कि उसे पीटने वाली कौन थी, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद।